नमस्कार साथियों, मैं हूं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष व लोकसभा प्रभारी। आज का दिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है और उसका कारण आज 8 अगस्त है। आज ही के दिन 2019 पिछले वर्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन हुआ था और आज 8 अगस्त 2020 को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के स्थापना दिवस की दूसरी वर्षगांठ है। सभी देशवासियों को मैं बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक ऐसी नई राजनीतिक पार्टी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ना शुरू करेगी और सभी की सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी हमने पिछले साल से ही शुरू कर दी है और 2024 से पहले हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे कोई भी चुनाव हो। अगर मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के मुद्दों की बात करूं तो हमारे 5 मुख्य मुद्दे होंगे। सबसे पहला, राजनीतिक सुधार। आज की तारीख में हमारे देश को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो राजनीति में सुधार की जरूरत है। हमें पता है कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है और जो राजनेता सरकार में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो जो उनका मूल कर्तव्य होना चाहिए वो उसको भूलकर सिर्फ अपना ही हित साधने में लग जाते हैं। इस सुधार में सबसे बड़ा काम जो होगा वो होगा कि राजनेताओं को उनके द्वारा किए गए वादों के लिए बाध्य बनाना। अगर कोई राजनेता किसी भी तरह का वायदा करता है तो वो उसको पूरा करे। उसके द्वारा किए गए वायदे जो वो चुनाव से पहले करता है, वोट लेने से पहले करता है, वो वायदे एक लीगल डॉक्यूमेंट बने और अगर वो वायदे पूरे नहीं होते हैं तो वो कारण बताए कि वो वायदे पूरे क्यों नहीं हुए और अगर वो जवाब संतोषजनक नहीं है, कारण संतोषजनक नहीं है, तो उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और दूसरा, पॉलिटिशियंस की रिटायरमेंट एज का। पॉलिटिशियंस की रिटायरमेंट एज तय की जाएगी क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हर जगह एक रिटायरमेंट एज है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज की भी रिटायरमेंट एज है जो कि आज की तारीख में 65 वर्ष है और उसका तर्क यह दिया जाता है कि 65 वर्ष के बाद व्यक्ति सही निर्णय लेने के में उतना सक्षम नहीं रहता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता तो राजनेता कैसे रह सकते हैं? तो ये बहुत ही बड़ा धोखा देश के साथ हो रहा है। तो एक यहां पर भी एक रिफॉर्म की जरूरत है, एक सुधार की जरूरत है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाएगी। तीसरी बड़ी बात, नेताओं को बार बार मिलने वाली पेंशन। आप सभी को पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक बार सांसद बन जाता है तो उसकी एक पेंशन शुरू हो जाती है, अगर दूसरी बार सांसद बन जाता है तो उसकी दूसरी पेंशन शुरू हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहता है तो उसको 2 मुख्यमंत्री की पेंशन मिलती है। तो ये भी एक जनता के साथ बहुत बड़ा छल है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये बार बार पेंशन वाला सिस्टम खत्म करके सिर्फ एक ही पेंशन जो कि उसकी हाईएस्ट पेंशन होगी उसी को बरकरार रखने के ऊपर नियम लाएगी। और अगली बड़ी जरूरी चीज है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। महिलाएं देश की आबादी का 50% है तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व 50% क्यों नहीं है? तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस बारे में भी काम करेगी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम से कम 33% और अधिक से अधिक 50% या उससे अधिक भी अगर हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक सुधार लाया जाएगा। हमारा दूसरा बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार को लेकर होगा, क्योंकि शिक्षा हमारा एक मूलभूत अधिकार है और इस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य भी सभी देशवासियों का एक अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सबका बराबर का अधिकार है। तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि देश को सक्षम बनाने के बाद, सक्षम बनाने के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी देशवासियों के लिए मुफ्त किया जाए, क्योंकि और इसको उनको मौलिक अधिकार बनाया जाए। इसको बिजनेस और व्यवसाय से अलग किया जाए और शिक्षा
कमाई का साधन ना बनाया जाए, बिजनेस ना बनाया जाए, प्रॉफिट सेंटर ना बनाया जाए और सभी देशवासियों को एक समान अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र मिले। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हो, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करके ही संभव हो सकता है। हमारा तीसरा बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर होगा। जब से देश आजाद हुआ है, किसानों को आज तक बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। हर सरकार ने वादे किए हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आज भी देश की इस आबादी का 60% हिस्सा कृषि पर आश्रित है, कृषि पर आधारित है। तो इस मुद्दे के अंतर्गत किसान आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि किसानों द्वारा उगाई गई फसलों के मूल्यों का लगातार समीक्षण करता रहेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसान को उसकी लागत का लगभग 2 गुना मूल्य दिया जाए। इसके लिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की समीक्षा की जाएगी और उसमें जो जरूरी संशोधन है वो संशोधन किए जाएंगे। किसानों द्वारा उगाई गई फसल की खरीदारी की जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार बाध्य होगी कि किसान जो भी उत्पादन करता है उसको वो खरीदे और उनको एक सेफ्टी नेट दे। किसान अगर चाहे कि वो सरकार को नहीं बेचना चाहता, वो कहीं और बेचना चाहता है, तो वो उसकी मर्जी हो, ये उस पर बाध्य ना हो, बल्कि सरकार बाध्य हो, किसान इस चीज के लिए बाध्य ना हो। हमारा चौथा बड़ा मुद्दे व्यापार, वाणिज्य व कर नीति में सुधार को लेकर होगा। व्यापार विकास मंत्रालय का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य काम व्यापार को बढ़ावा देना ही होगा, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और उद्देश्य यह होगा कि हम किसी और पर अपनी जरूरतों के लिए आश्रित ना हो। जो कुछ भी भारत को चाहिए वो भारत में ही बने और हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में खुशहाली आए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कर नीति में बदलाव लाया जाए और इनकम टैक्स और जीएसटी की सभी दरों को 5% की आदर्श दर पर लाया जाए। पेट्रोल और डीजल पर भी जो आज की तारीख में लगभग 120% टैक्स लिया जाता है उसको खत्म किया जाए और उसको भी नॉर्मल टैक्स के दायरे में लाया जाए। और सरकार की आय बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया जाए, ताकि सरकार को फंड्स की कमी भी ना रहे और देशवासी भी कर के बोझ से मुक्त हो सके और उन्हें यह भी ना लगे कि उनसे इतना कर वसूला जा रहा है। तो सरकार को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को उठाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन भी हो, पर्याप्त संसाधन भी हो। पांचवा बड़ा मुद्दा है सशस्त्र बल। आज हमारी सेना को, हमारे अर्धसैनिक बलों को आधुनिक हथियारों की जरूरत है और आधुनिक ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इस विषय में काम किया जाएगा और इस चीज को खास महत्वता दी जाएगी। सैनिकों के लिए लाइफ टाइम सैलरी स्कीम लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसकी फैमिली को रिटायरमेंट की एज तक सैलरी और बाकी सेवाएं वैसे ही मिलती रहे जैसे कि उसे सर्विस के दौरान सेना से मिल रही थी। तो ये हमारे 5 मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अग्रसर हैं और इनके लिए हम आज से ही रणनीतियां बना रहे हैं, आज से ही इनके ऊपर शोध कर रहे हैं कि ये सब कैसे किया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हमारी पूरी टीम इस चीज के ऊपर काम कर रही है। अब मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करना चाहूंगा, एक विनती करना चाहूंगा कि आप देश के इस निर्माण में अपना सहयोग दें। अगर आप भी राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आप प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं, आपके मन में यह भय है कि आप राजनीति में कामयाब कैसे होंगे, आपके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है और आपके पास इतना धन बल नहीं है, आप इतने सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से कि आप राजनीति में जो खर्चे होते हैं चुनाव लड़ने के लिए उनको उठा सकें। और किसी भी तरह का अगर आपके मन में संशय है जिसके कारण आप राजनीति में नहीं आ पा रहे, आप सोचते तो हैं, आपका मन तो है
लेकिन ये चीजें आपको रोक रही हैं, तो आप हमारी पार्टी से संपर्क कीजिए, क्योंकि हम जब जिस राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक बदलाव आज से ही शुरू होगा और आप और हमारे द्वारा ही शुरू होगा। सबसे पहले तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो जो भी उनके सिस्टम हैं जिसमें एक आम व्यक्ति को इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता, उसको 20-25 साल उस पार्टी के साथ में गुजारने पड़ते हैं और तब जाकर कहीं मौका मिलता है, और उसमें भी अधिकतर चांसेस हैं कि अगर कोई पहले ही से ही एमपी है, पहले से कोई मंत्री है, तो उसके बेटे को मिल जाएगा, उसके रिश्तेदार को मिल जाएगा, या फिर उसी परिवार में आसपास या उनके खास किसी व्यक्ति को मिल जाएगा मौका। तो ये सब चीजें जो एक आम व्यक्ति को राजनीति में आने से रोक रही हैं, इन सब चीजों का ही हमने तोड़ निकाला है कि हमने ये नई पार्टी का गठन किया है। तो आप सभी से अनुग्रह है कि आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारी पार्टी की विचारधारा को समझिए, हमारे एजेंडा को समझिए, हमारे मुद्दों को समझिए और हमसे जुड़िए और साथ मिलकर काम कीजिए। तो आइए मिलकर एक सशक्त, समृद्ध, खुशहाल, संयुक्त भारत वर्ष बनाएं। जय हिंद, जय भारत।